हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह थी कि वो सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। लगभग 7,000 मर्द थे। औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठी हुईं और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए और अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसीलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई गैर संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों का ऐसा नतीजे की उम्मीदें नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। ये फिगर स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्तिल का है, यानी बास्तिल का ध्वंस का है। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए थे, जिनमें से ये एक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यहाँ पर फिगर के थ्रू भी आपको बताया गया है किस तरह प्रथम एस्टेट था क्लर्जी मीन्स पादरी वर्ग का, फिर उसके बाद सेकेंड एस्टेट कुलीन वर्ग नोबिलिटी का, थर्ड एस्टेट बड़े व्यवसायी व्यापारी अदालती कर्मचारी वकील, फिर उसके बाद फोर्थ था किसान कारीगर, फिफ्थ था छोटे किसान भूमिहीन मजदूर नौकर। ये एक स्टेटस है सोसाइटी का। ध्यान दीजिए कि थर्ड स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब हैं। उस समय उसकी उम्र लुई 16वें की उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। लिवरे मीन्स फ्रांस की एक करेंसी है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। ये कदम भी नाकाफी था।
18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था, जिसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा कर पाते थे। एस्टेट मीन्स क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता है। जैसा कि फिगर सेकंड में दिखाया गया है कि फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था कैसी थी। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। पहले 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त था। पादरी वर्ग का मतलब चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह को पादरी वर्ग कहते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ और भी सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वो किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर, खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना या फिर सड़कों के निर्माण में सहयोग, ये सब करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइट यानी कि धार्मिक कर, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर है ये कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और कई अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। ये फिगर एक अनाम उत्कृष्ट का है, जो कि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वो उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 23 मिलियन थी, जो सन 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई। उसके बाद अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत भी तेज़ी से बढ़ी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। यहाँ पर न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी कि जीविका संकट। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसको जीविका संकट कहते हैं। और जिसका नाम मालूम नहीं है, ये किसी ने कहा भी था। यहाँ पर जीविका संकट का एक पूरी तरह से एक डायग्राम बताया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। A growing middle class evises an end to privileges। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाए जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे।
18th सेंचुरी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, यानी कि मिडिल क्लास, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदेगारों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। वो सब पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ था। बुक्स और न्यूज़पेपर को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। यहाँ पर सोर्स ए दिया गया है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं कि प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का एक यहाँ पर वृत्तांत है। आगे चलते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा किया क्यों होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं जिसे आप लर्न कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 1774 में यहाँ आप देख सकते हैं लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। फिर 1789 में क्या हुआ था? एस्टेट्स जनरल का आह्वान। तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला। फिर देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 1793 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबियन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। उसके बाद 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई।
प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों, मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार सभी वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए उस सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरतों से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। उसके बाद आप ये फिगर देख सकते हैं टेनिस कोर्ट में शपथ के टाइम का। ये फिगर एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा ये बनाया गया शुरुआती रेखांकन। ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरी फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थीं। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ये मैप आप जो देख रहे हैं, ये एक भय की लहर का प्रसार है, किस तरह से डर हुआ था। और इस मैप से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए थे। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को कई संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और
न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। पहला न्यायपालिका, पहले तो देखिए क्या होता है, एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं, मताधिकार प्राप्त लोग, जो कि 4 मिलियन की जनसंख्या में 28 मिलियन लोग थे। और पैसिव सिटीजन्स, मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 3 मिलियन मेन और वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 थी। ये 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो फिर से असेंबली के सदस्य को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 साल से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था, उनको दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ये फिगर पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बारविया द्वारा बनाया गया है, जो राइट साइड की आकृति फ्रांस को और लेफ्ट साइड की कानून को निरूपित करती है। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। यानी ये अधिकार सभी व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पर फिर और सोर्स दिए गए हैं जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट सिंबल यहाँ पर दिया गया है टूटी हुई जंजीर, द ब्रोकन चेन, एंड सेकंड इज छड़ों की बर्छीदार गट्ठर है। फिर थर्ड है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। ये सब उस टाइम के सिंबल्स हैं। फिर राजदंड, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, फिर एक रेड फाइजियन टोपी है, फिर ब्लू वाइट रेड, ये भी एक फ्रांस के राष्ट्रीय ही रंग हैं। द विंग्ड वुमेन, द लॉ टैबलेट, ये सब राजनीतिक प्रतीकों के ही मायने हैं। फ्रांस एबलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस की स्थिति आने वाले सालों में तनावपूर्ण बनी रही। लुई सोलवे ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन प्रशा की राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से कई पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी थे। ये गीत पहली बार मार्शिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसीलिए इस गाने का नाम मार्शिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है।
क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चलने जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया है। कॉन्वेंट का मतलब धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत है। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस चैप्टर के 4th पार्ट में आप उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर सब शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्गों ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलियों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 कुलात बिना ब्रीचेस वाले। यहाँ पर एक कपल खड़े हैं और ये फिगर नानिन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता का है। ये किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए ये संभव हो गया कि ये स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सकें। ये तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, यानी कि नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसीलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, जैसा कि अभी हमने पहले बताया। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वो रूप है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। जैसे कि भारत ये वंशानुगत रास्ता ही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की भी कोशिश करिए और देखिए वो कब और कैसे एक गणतंत्र बने। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। ट्रेशन का मीन्स अपने देश या सरकार से विश्वासघात करने वाला। द रेन ऑफ टेरर सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन,
और पादरी, कई राजनीतिक दल के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर महाशय और मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक और सितोयीन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब ये फिगर आप देख सकते हैं। ये फिगर क्रांतिकारी सरकार ने कई प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए उसका है। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को घोषित करने के लिए प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था। इसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। कोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग जकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित किया गया था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया था। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत मानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी पारित किया। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? ये आप फिगर देख रहे हैं वो एक वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें हैं। ये फिगर 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं की कई फिगरों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थीं। उन्हें उम्मीद थी उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वो सिलाई, बुनाई, कपड़ों को धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं या संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं।
अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां या फिर तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख, ये सब करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने उन्हें अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और न्यूज़पेपर निकाले। फ्रांस के कई नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई थीं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। शुरुआती कुछ सालों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका निजीकरण किया जाना चाहिए। पंजीकरण। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और मोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी कई देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। मतलब इतना समय उनको लगा। यहाँ पर फिर सोर्स दिया गया है, द लाइफ ऑफ रिवॉल्यूशनरी वुमेन, किस तरह से उस टाइम हुआ था, ये सोर्स आप पढ़ सकते हैं। द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गाडेलूप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थीं। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदेगार बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वो स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर और हथकड़ियों डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन पाए थे। ये फिगर दास मुक्ति की है। सन 1794 के इस फिगर में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार का।
नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी और अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरुद्ध के बहस से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधनों के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले लोग थे। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं कहा जाता। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्या राजनीति लोगों को पहनावा, उनकी बोलचाल या उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली बुक्स को बदल सकती है? सन 1789 से बाद के कुछ सालों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे कई परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, बुक्स, न्यूज़पेपर, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। लेकिन अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में न्यूज़पेपर, बुक्स और छपी हुई तस्वीरों को बाढ़ आ गई, जहां से वो तेज़ी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि बुक्स को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। ये फिगर देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था, ये कोई अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का ये फिगर न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता था। आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र है। इस चैप्टर में मरा के बारे में आपको क्या याद है? इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य को वर्णन कीजिए और उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलून में आने वाले कई वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी? कंक्लूजन। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई।
शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। ये फिगर आल्प्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया फिगर है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस एग्जाम्पल्स हैं।